ध्यान से देखना बेटा प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ आरएफओ एंड एवरेज इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको प्यार से स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब मजा आएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या होता है। तो अब आपकी काम आएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने नई वाली करी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने कंपनीज की करी। जिसने नहीं करी वो आज घर जाके सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेगा, क्योंकि अब वो अभी तक तो बैलेंस शीट रेशियोज चल रहे थे। अभी तक जो चल रहे थे बैलेंस शीट रेशियोज में क्लासिफिकेशन थी, बैलेंस शीट रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, मिक्स्ड रेशियोज। तो अब इनकम स्टेटमेंट का रूल स्टार्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का रोल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टिप्स पे होगी, जो कि सिर्फ हाफ एन आवर 45 मिनट्स की इन्वेस्टमेंट है, तो आप एडवांटेज पे रहेंगे। तो समझदारी क्या कहती है कि उसको कर लें। ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ आरएफओ करा चुका हूं मैं सेम चीज, यस और नो? कराया कि नहीं कराया? सर कराया तो था लेकिन कुछ भी याद नहीं। मैं पूरा दोबारा करा रहा हूं, बट यही तो बता रहा हूं कि फायदा तभी तो होता है जब हमने तब ध्यान से सुना हो। पूरा दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला किसको याद है? 11th में एक टर्म थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 11 ये आपने पिछले हफ्ते कराया था, वो याद नहीं हमें। आपको आंसर खुद पता होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। बैकग्राउंड में उससे जरूरत नहीं है, शांत रह सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये यूज होना है बार बार, सो बी केयरफुल। कॉस्ट ऑफ आरएफओ और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है। अब क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 है, अमेंडेड है, तो उनको टर्म दे दी जाती है कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो आप भी वही यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। बट जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वैसे ही यूज करी जाएगी। हो सकता है आइटम्स हो, सुनने पे ध्यान देंगे, बंद कर दो भाई साहब, उससे क्या मोटिवेशन मिल रही है। हो सकता है आपको आइटम्स गिवन हो, तो अगर आइटम्स गिवन है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको डिटेल में कराई थी कि उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या है ये चेंज इन इन्वेंट्री, लायक सबके सब। तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। सर ये तो बहुत अजीब है, ये वाला ही ठीक था। हाँ बेटा ठीक तो था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट अमेंड हो गई है, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम्स ऐसे गिवन होंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या आएगा उसमें और क्या नहीं आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। सर और उसके बाद तो क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट होती है, डेप्रिसिएशन होती है।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कुछ मेंशन नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं आएगा यहाँ पे। फाइनेंस कॉस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अदर एक्सपेंसेस को ध्यान से देखना, कुछ अगर उसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट अगर उसका कोई नोट्स टू अकाउंट्स है तो आप नोट्स टू अकाउंट्स रीड करेंगे कि उसके अंदर आइटम्स आ क्या रहे हैं। हो सकता है उसके अंदर कैरेज हो, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, कहाँ याद होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एनी एक्सपेंस रिलेटिंग टू परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। तो परचेजेस आ चुके हैं, उसके अलावा बात हो रही है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल, वेजेस। सर आपने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, हाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो सैलरीज मानी जाती हैं। स्पेसिफाइड है कि कुछ वेजेस हैं तो वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और कुछ एग्जांपल दें सर। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, याद है। इनवर्ड मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस, आउटवर्ड मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स। प्लीज भूल गए हो तो बोल देना एक बार सर, प्लीज एक बार बता दो ना कौन सा था, बता दो। ठीक है सर, बता ही दो। कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, कार्टेज, ये सब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं। कभी रोड, सी, एयर, सब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं। इनवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ परचेजेस। आउटवर्ड्स मतलब एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, किसकी बात कर रहा हूं यार, कैरेज कार्टेज की बात कर रहा हूं कि सिर्फ कैरेज लिखा है 50,000, स्पेसिफाइड नहीं है कि इनवर्ड या आउटवर्ड। if it is not specified whether the expense above mentioned, whether the expense is inward or outward, treat it as inwards। अगर सिर्फ कैरेज मेंशनड है तो क्या माना जाएगा, इनवर्ड, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। सो वेजेस, कैरेज तो आ गए ना, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय सभी आ गए। और पावर एंड फ्यूल और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये सब डायरेक्ट होते हैं। प्लीज यार, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे आते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट 11th में एक चैप्टर था छोटा सा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ नहीं बता दिया मैंने आपको सब कुछ सर, ऐसे हमें तो कुछ भी याद नहीं, सारी बातें दोबारा बता दी जो जो पता होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ फॉर्म इसका बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है ये सर, आप तो हर रेशियो के बारे में यही बोलते हो, कोई भी आ सकता है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बचपन में क्या होता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर मतलब क्या होता है इसका, मतलब ये होता है कि जो सामान आपने बेचा वो आपको कितने का पड़ा था। सर वो तो परचेजेस होती हैं, नहीं परचेजेस तो सिर्फ उस सामान की वैल्यू है, हो सकता है उस पर फर्दर प्रोसेसिंग हुई हो, कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उससे रिलेटेड कुछ भी हुआ हो सकता है जो सामान आपने खरीदा उसमें से कुछ बिका ही ना हो, तो उसकी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने के लिए। तो नए फॉर्मेट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ आरएफओ यूज होगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का फॉर्मूला क्या है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सेम चीज है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वही है चेंज इन इन्वेंट्री।
ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो चेंज इन इन्वेंट्री होता है, बट मैं ये सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. यस और नो? और एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस की मैंने एग्जांपल दे दी. फॉर्मूला बड़ा शरीफ सा है. कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालने में बस ध्यान देना है. तो फॉर्मूला तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री है. कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्लियर है सर? ये लगे हाथ, एवरेज इन्वेंट्री भी बता ही दो. भी बता देता हूं बेटा. ध्यान से देखेंगे. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. if only one value is given and nothing is mentioned about the other value and it cannot be calculated, we will assume the given value to be the average. क्या मतलब? आपको सिर्फ दिया हुआ है इन्वेंट्री 50,000, कुछ मेंशन नहीं है कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री है. आप उसे एवरेज मानेंगे. एक सिनेरियो लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000 और कुछ मेंशन नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, तो उसको जीरो नहीं मानेंगे, इसी को एवरेज ले लेंगे. एक होता ना कि सर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, वो जीरो ले लेंगे. ये क्लोजिंग होगी तो 0 + 50 तो एवरेज 25 हो जाएगी. चेंज हो जाएगा सब कुछ. एक ही वैल्यू गिवन है अगर इन्वेंट्री की और कुछ मेंशन नहीं है और ना ही निकल सकता है, तो जो एक ही वैल्यू गिवन है उसी को एवरेज माना जाएगा. समझ आया मैंने क्या बोला? कोई डाउट? फॉर्मूला शरीफ सा है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो helps us in assessing how well we are utilizing the resources, the money blocked in inventory. On an average आप कितना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर रेशियो आता है टाइम्स में, तो टाइम्स इन्वेंट्री रेशियो इज 10 टाइम्स. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितना पैसा आप इन्वेंट्री में ब्लॉक करके बैठे हो वो 10 टाइम्स रोटेट कर पाए साल में. कह रहा मतलब, कह रहा फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज इन्वेंट्री है 1 लाख रुपए. एवरेज इन्वेंट्री मतलब ऑन एन एवरेज आप 1 लाख रुपए का स्टॉक मेंटेन करते हैं और आपका टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स, तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या आएगा? 10 lakhs. इसका मतलब 1 लाख रुपए से ब्लॉक करके 10 लाख का बिजनेस कर पाए आप. यस और नो? क्यों? खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, 10 बार ही पूरे साल में रोटेशन हुई, तो टर्नओवर रोटेशन कैलकुलेट करता है. समझ आई बात? इजी है, मजेदार है. ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुका हूं. एक फॉर्मूला तो ये हो गया और बाकी बता चुका हूं, वो भी बता देता हूं दोबारा. कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ. नालायको, बचपन में करा था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज ग्रॉस प्रॉफिट. तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट ऑफ आरएफओ क्या हो जाएगा? आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. कोई डाउट? क्लियर? लॉस है तो वो ऐड हो जाएगा. ये वाला फॉर्मूला बता चुका हूं, ये वाला फॉर्मूला भी बता चुका हूं. कोई डाउट? इन्वेंट्री, ऐड चेंज इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर than the opening, average inventory,
ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रॉस प्रॉफिट is always calculated as a percentage of RFO unless otherwise specified। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 30%, तो 30% किसका? सेल्स का, RFO का। अनलेस मैं बोलूं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑफ कॉस्ट, तो अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि 30% ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट का होगा। अगर सिर्फ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30%, तो RFO का। समझ आया? ये सब बातें क्लियर है इस लाइन में? ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ, in the absence of any, तो ना कि unless otherwise specified, gross profit is always considered as a percentage of RFO। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपको एग्जांपल्स बताई दिए हैं, वेजेस, कैरेज, फ्रेट, पावर, गैस, फ्यूल एटसेट्रा। मतलब any expense which is incurred at the time of purchase or manufacturing will be treated as a direct expense। पैसा ठीक से यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे। पर्पस है टू डिटरमिन वेदर द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक हैज बीन जुडिशियस और नॉट। भाई साहब ज्यादा पैसा तो नहीं ब्लॉक कर दिया आपने स्टॉक में, कम तो नहीं कर रखा, आपको और रखना चाहिए। तो अगर वेरी हाई टर्नओवर रेशियो मतलब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टॉक और मेंटेन कर लो। वेरी लो, इसका मतलब आइडल फंड्स, मतलब आप स्टॉक ब्लॉक करके बैठे हुए हो। It measures the efficiency of inventory management. It shows the number of times the amount invested in inventory is rotated. A high turnover ratio shows more sales are being produced by a rupee of investment. 5 times, 1 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करके 5 रुपए के आप सेल जनरेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ RFO। बट कॉस्ट तो सेल उससे भी ज्यादा होंगी, तो इसका मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करके 5 रुपए का सामान आप खरीद पा रहे हैं। ऐसा कैसे? खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, तो साल में तो 5 रुपए का अगर 5 टाइम्स है तो 20 टाइम्स है, तो 1 रुपए से 20 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। मजा तो इसी का ही है। 20 रुपए से तो कोई भी 20 का बिजनेस कर ले। A high turnover ratio indicates, a very high turnover ratio indicates over trading। ओवर ट्रेडिंग आपको पता है ना कि यार बहुत ज्यादा, मतलब आप अपने पास स्टॉक कम रख रहे हो। इट मे रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, कि सब कुछ तो बस मतलब खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, पड़ा तो कुछ है ही नहीं। मतलब सेफ्टी मार्जिन लो है, सेफ्टी मार्जिन लो है। आपने आइडल फंड्स थोड़े से भी नहीं रखे, स्टॉक थोड़ा सा भी नहीं एक्स्ट्रा रखा। लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो indicates laziness। It means inefficient use of investment। कह रहे बड़ा रहने देना, एकदम से कौन भाग के लेके आएगा, तो एक्स्ट्रा सामान रहने दो। ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, accumulation of inventory। Thus, only optimum inventory turnover ratio ensures adequate working capital and enables the enterprise to earn reasonable profits। तो सर ये रीजनेबल क्या होता है? तो रीजनेबल क्या होता है? Whether the turnover ratio of a company is satisfactory or not can be determined by comparing it turnover ratio of the company by comparing it with the industry standard, industry averages। क्लियर? कोई डाउट?
तो इंडस्ट्री कह रहे, फिर बताओ, अच्छा बताओ इंडस्ट्री एवरेज क्या है, वो तो अगर कमेंट करने होगा तो वो बताएंगे ना, इंडस्ट्री एवरेज था 8 टाइम्स, आपका है 5 टाइम्स, तो कम है फिर आपका है 9 टाइम्स, कह रहे अच्छी बात है, आप तो इंडस्ट्री से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपका है 20 टाइम्स, कह रहे बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा ज्यादा अच्छी बात है, कम बुरी बात है, बहुत ज्यादा आपकी मर्जी है, मतलब आप बहुत टाइट पोजीशन पे खेल रहे हो। ओवर ट्रेडिंग में मतलब आपके पास ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम है, बफर बहुत कम है। बस बेटा, पीएचडी कंप्लीट हुई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, मतलब टू मच टू लर्न फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो रेपिटेशन ही है, बट अ नाइस वन।